अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द हेड इंजरीज। हेड इंजरीज को तीन क्लासिफिकेशन में डाला जाता है कि स्काल्प की इंजरी, जो ऊपर हमारी स्किन होती है उसकी इंजरी, स्कल की इंजरी और ब्रेन की इंजरी। स्कल जो ये बोनी पार्ट होता है इसको हम कहते हैं। तो जो स्किन की इंजरी होती है, क्योंकि ये रिच ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनर सा कट भी जो होता है वहाँ पे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है अगर ये कंट्रोल ना किया जाए। तो इसको हम मैनेज कैसे करते हैं? डिब्राइडमेंट करते हैं और सुचरिंग कर देते हैं वुंड की। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हम सुचरिंग होती है करते हैं स्काल्प की। फिर हमारे पास होता है स्कल की इंजरी। स्कल ये जो बोनी पार्ट होता है इसके इसमें क्रशिंग फोर्स या किसी भी तरह की जो स्पेयर फोर्स होती है उसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं, लीनियर फ्रैक्चर जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है, और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोनी पार्ट होता है वो इनवर्ड मूव कर जाता है और हीमाटोमा कॉज कर देता है। अब स्कल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है: इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडियल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर इंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट की साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा कि उसको नाक से ब्लीडिंग होगी, या उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो नाक से पास होगा, जिसको हम CSF राइनोरिया कहेंगे। और 1 to 6 क्रेनियल नर्व्स की इंजरी हो सकती है। और अगर हमारे पास एंटीरियर स्कल का बेस का फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से जो आइज के अराउंड टिश्यू है वहां पे ब्लड लीक होगा, तो एक पेशेंट की जो अपेयरेंस आएगी पांडा बियर या रैकून आई अपियरेंस होगी। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी इट। और फर्स्ट 6 क्रेनियल नर्व जो है डैमेज होंगी इन केस ऑफ अगर फ्रैक्चर है हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा का। अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है तो 7 और 8 के दरमियान में होगी हमारे पास। अगर मिडिल क्रेनियल फोसा का है तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसकी ब्लीडिंग होगी ईयर से, या CSF ऑटोरिया होगा, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कान से पास होगा। और क्रेनियल नर्व 7 और 8 की इंजरी होगी क्योंकि पिट्रस बोन का फ्रैक्चर होगा। अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है तो हमारे पास ब्रूजिंग होगी बिहाइंड या ओवर द मेस्टोइड रीजन बिहाइंड द ईयर। इस साइन को हम बैटल साइन करते हैं। और क्रेनियल नर्व 9 से 11 की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है एंड दिस इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। मैनेज कैसे करना है? हमने एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना है। NG ट्यूब पास नहीं करनी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर बेस फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से एग्रेवेट हो सकती है ब्लीडिंग। लीनियर फ्रैक्चर को हम कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो डिप्रेस फ्रैक्चर होते हैं, अगर वो उसमें स्कल की बोन से थिकनेस ज्यादा हो गई है, डीपली अगर डिप्रेस्ड है, तो उसको हम एलिवेट करते हैं। मतलब है कि अगर इनवर्ट ज्यादा ही हो गया फ्रैक्चर, इट इज ग्रेटर देन द स्कल बोन थिकनेस, तो उसको हमने एलिवेट करना होता है। और इसके साथ अगर हिमाटोमा है तो उसको, या फिट्स पड़ रहे हैं पेशेंट को, या ओपन फ्रैक्चर है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास इतने डीपली नहीं है फ्रैक्चर, यानी अभी स्कल की बोन की थिकनेस से कम है, तो फिर उसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। नेक्स्ट द लास्ट इंजरीज आर द ब्रेन इंजरीज। ब्रेन इंजरी जो होती है वो पॉप और काउंटर पॉप इफेक्ट से होती है। यानी अगर एक स्ट्राइक कर रहा है हेड, तो अगर ब्रेन एंटीरियर सेम साइड पे जो है स्कल की स्ट्राइक करेगा तो उसको हम कहेंगे पॉप इफेक्ट। यानी जो जिस साइड पे स्कल या हेड जो है वो इंजरी होगी, स्ट्राइक करेगा, ब्रेन उसी साइड पे मूव करेगा। ब्रेन मूव मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ब्रेन फ्रीली फ्लोट कर रहा है। तो अगर सेम साइड पे जो है स्ट्राइक करेगा स्कल की, तो उसको हम कॉप इफेक्ट कहेंगे। और अगर हमारे पास स्ट्राइक इंजरी, हेड ने स्ट्राइक तो किया है इंटीरियर साइड से, लेकिन ब्रेन जाके पीछे यानी पिस्टिटर स्कल के साथ स्ट्राइक करके उसमें इंजरी हुई है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी इम्पैक्ट या फिर काउंटर कॉप इफेक्ट। सो जो कॉज होते हैं ब्रेन इंजरी के वो कॉप और काउंटर कॉप इफेक्ट होते हैं या इम्पैक्ट होते हैं। अब इसमें होता है क्या ऐसे कि हमारे पास जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते हैं। सो वाइट मैटर के दरमियान ये जो यहाँ पे न्यूरॉन्स हो गए इंटरफेस पे बिटवीन द वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, यहाँ इनकी इंजरी हो जाती है। इनमें शेयरिंग इफेक्ट हो जाता है, टेयरिंग हो जाती है उनकी एक्सोन्स की। सो इन अपर पिक्चर यू कैन सी द हेल्दी ब्रेन, और दूसरी पिक्चर में हमारे पास डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हुई है और उसकी वजह से कंकशन होती है विच इज डिफाइंड बाय द पीरियड ऑफ एमनेसिया। कंकशन को हम टेम्परेरी ब्रेन इंजरी भी कहते हैं, जो आफ्टर अ ब्लो टू हेड और फोर्सफुल हिट टू द बॉडी होती है। इसके अलावा हमारे पास सेरेब्रल कॉन्फ्यूजन्स या लेसिनेशंस भी हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास स्मॉल एरिया ऑफ हैमरेजेस नजर आएंगे CT स्कैन पे। अब हमारे पास कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसमें ब्रेन को डायरेक्टली इंजरी नहीं होती, लेकिन बॉडी में दूसरे मैकेनिज्म की वजह से ब्रेन को इंजरी हो जाती है। मिसाल के तौर पे हाइपॉक्सिया अगर हो रहा है, ब्रेन को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिल रहा, तो ब्रेन की इंजरी हो जाती है और उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। हाइपर कैप्निया की वजह से हो सकती है, यानी CO2 का लेवल अगर ब्लड में रेज हो जाए।
हाइपोटेंशन, उसकी वजह से भी स्कीमिया होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस हो जाए, जिस तरह की एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हेमाटोमा हो गया, मेनिंजाइटिस और एपिलेप्सी। अब हमारे पास इन सारी ब्रेन इंजरीज की वजह से होता क्या है, असल में हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है, सो सेरिब्रल परफ्यूजन यानी जो ब्लड सप्लाई जो आ रहा होता है ब्रेन को, वो प्रॉपरली नहीं जाता, तो ब्रेन की इस्कीमिया हो जाता है। इसकी वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसको कहते हैं कशिंग रिफ्लेक्स, जिसमें हमारे पास सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। सो दिस रिफ्लेक्स इज कॉल्ड कशिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वी हैव अदर सिम्टम्स। इसमें पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है हेडेक के साथ, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, क्योंकि सीटीसी सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, पेपिलोडीमा होता है, यानी जो प्यूपिल का जो है अडीमा होने लग जाता है, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से। और जो पेशेंट जो है, जब विद एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा में प्रेजेंट विद ल्यूसिड इंटरवल, कि उसकी जो याददाश्त है वो चली जाती है। इसको मैनेज करना है हमने, पहले उसको एयरवेज को मैनेज करना है, ब्रीदिंग को, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी को और एक्सपोजर को। सेकेंडरी सर्वे में पहले हम ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करके पहले सवेरिटी ऑफ हेड इंजरी को डिस्क्राइब करेंगे, कि अगर हमारे पास पेशेंट जो है आई उसका आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखेंगे, उसका वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे और उसको नंबरिंग देंगे। अगर वो आईज खुद ही स्पॉन्टेनियसली ओपन कर रहा है तो उसको 4 नंबर देंगे। अगर ऑन साउंड वो ओपन कर रहा है तो 3 नंबर। अगर प्रेशर के बाद उसने ओपन किया है तो 2 नंबर देंगे, और अगर ओपन नहीं कर रहा है तो 1 नंबर देंगे। अगर उसके वर्बल रिस्पॉन्स ओरिएंटेड है तो 5, कंफ्यूज है तो 4, वर्ड्स अगर बोल रहा है तो 3, अगर साउंड जस्ट पेन की वजह से निकाल रहा है तो 2 नंबर देंगे, और अगर उसके जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो नन। सो इसको हम 1 मार्क्स देंगे। मोटर रिस्पॉन्स में अगर कमांड को obey कर रहा है तो 6 मार्क्स देंगे उसको। अगर लोकलाइज्ड कर रहा है पेन को तो 5। अगर फ्लैक्शन नॉर्मल है तो 4, अगर एबनॉर्मल फ्लैक्शन है तो 3, एक्सटेंशन है तो 2, मतलब बाजू सीधे एक्सटेंड किए हुए उसने। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 मार्क्स नहीं है। तो इस तरह अगर हमारे पास 13 to 15 के दरमियान में अगर रेंज आ रही है तो वो होगी माइल्ड इंजरी। अगर 9 to 12 के दरमियान में है तो मॉडरेट। और अगर सीवियर इंजरी तब कहेंगे जब 3 से 8 के दरमियान में स्कोर आ रहा है। अब हमने कॉज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करना है, कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस है तो उसको रिड्यूस करेंगे बाय गिविंग मैनिटोल, बारबिटूरेट्स, स्टीरॉइड्स और हाइपरवेंटिलेशन और फिरोसिमाइड। फिरोसिमाइड भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करते हैं। इसके अलावा हमने इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस को ट्रीट करना है और फिट्स को कंट्रोल करना है, जो कि हम देंगे आईवी लोराजिपाम 1 मिलीग्राम बोलस देंगे, फेनिटोइन और वेल्प्रोइक एसिड देंगे। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसकी एयरवे को कंट्रोल हमने एयरवे को बाहर रखना होता है, ओरोफेरिंजियल ट्यूब पास करके या ट्रैकियोस्टोमी करके उसकी फीडिंग करनी होती है उसको प्रॉपरली। उसका कैलोरी इंटेक मेंटेन रखना होता है। उसको हमने ब्लड सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए उसकी साइड्स को चेंज करना होता है। और उसको डेंटल केयर के लिए उसकी माउथ वॉश यूज करना होता है। और ब्लैडर केयर के लिए उसको कैथेटराइज कर देते हैं, और बाउल केयर का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा क्योंकि पेशेंट बेड पे होगा, रेस्ट पे होगा, कोई मोबाइल नहीं है, पेशेंट मूवमेंट नहीं शो कर रहा, तो डीवीडी प्रोफाइलेक्सिस देंगे ताकि डी वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट हेड इंजरीज। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।